नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, कल सदन में अखिलेश ने बजट पर चर्चा के दौरान सरकार पर जमकर निशाना साधा था। अखिलेश सरकार को कई मामलों में पीछे बताते हुए नजर आए, तो वहीं कई मामलों को लेकर घेरते भी नजर आए। आज उसी के जवाब के लिए सदन में सीएम योगी ने मोर्चा संभाला और अखिलेश को शब्द बाण देने शुरू किए। अखिलेश को लेकर सीएम योगी ने कहा कि अखिलेश की सरकार सिर्फ गुंडों और माफियाओं की जगह थी, ना विकास। हमारे सरकार में विकास पर ज्यादा ध्यान दिया है। उत्तर प्रदेश पीछे क्यों भाग रहा है, को भी प्रस्तुत करता है। और उत्तर प्रदेश की जो यात्रा इस दौरान आगे बढ़ी है, तो एक जन विश्वास पर आधारित एक यात्रा है, जहां पर हर एक तबके की अपनी जवाबदेही है। कोई अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ हर एक तबका अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है और उसके बाद परिणाम सबके सामने है। सरकार किस प्रकार की होनी चाहिए? समस्याओं से मुख मोड़ने वाली नहीं, उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करने वाली होनी चाहिए। सरकार ऐसी होनी चाहिए जो जनमानस के प्रति संवेदनशील हो, लेकिन भ्रष्टाचार और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य भी कर सके। नेता विरोधी दल के पूरे वक्तव्य को सुन रहा था और वो अपनी बात को कह रहे थे। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि जब वो कह रहे थे तो उन्हें इस बात पे प्रसन्नता हो रही थी कि उत्तर प्रदेश के पैरामीटर को पिछले पायदान पर धकेलने पर उन्हें प्रसन्नता हो रही थी। उत्तर प्रदेश पीछे क्यों भाग रहा है? सत्र के पहले हर एक क्षेत्र में पीछे क्यों जा रहा था? हम सब जानते हैं, हर व्यक्ति इस बात को जानता है, हर समस्या के दो समाधान होते हैं। हर समस्या के दो समाधान, भाग लो या भाग लो। वंचितों का, गरीबों का, कमजोरों का, निधि, गरीब, कमजोर, वंचित, पिछड़े, इन सबके हक पर पूरी तरह डकैती डालने का काम करते थे। वही जब कुछ नहीं चलता तो फिर जाति जाति जाति, ये सब चलाने लगते हैं। मोदी, बड़ी विचित्र सी स्थिति है। कोई मुद्दा ना मिले तो उसी को फिर उठा करके और फिर समाज के ध्यान को हटाने का प्रयास होता है। विकास से के मुद्दे से, डेवलपमेंट के मुद्दे से, निवेश के मुद्दे से जनता के ध्यान को उठाने का प्रयास होता है। और यही तो हो रहा है, यही करने का प्रयास हुआ। कल कह रहे थे नेता विरोधी दल कि ओडीओपी क्या हो गया? ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, जिसने यहां की परंपरागत उत्पाद को, एमएसएमई को एक नया जीवन दिया है। और एमएसएमई को नया जीवन देने का परिणाम है उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट का एक हब बना है। आज उत्तर प्रदेश 16-17 की तुलना में दुगने से अधिक एक्सपोर्ट कर रहा है। 1,56,000 करोड़ रुपए से अधिक एक्सपोर्ट हमारा केवल 21-22 में ही पहुंच चुका है। लेकिन ये सच है कि आप ओडीओपी तो नहीं दे पाए, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया जरूर दे दिए। तो वहीं काशी के बाद अब एक और पौराणिक शहर है जहां पर डबल डेकर चलेगा। जी हां, डबल डेकर क्रूज चलने वाली है। ये शहर भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या है, जहां श्रद्धालु
सरयू भ्रमण के दौरान क्रूज में श्री राम के मानवीय जीवन पथ से जुड़े दृश्य भी देख सकते हैं। इसके साथ ही श्री राम के भजन भी सुनने का मौका मिलेगा। जनवरी 2024 में रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के पहले अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को योगी सरकार का ये सबसे बड़ा तोहफा देने की तैयारी हो रही है। अयोध्या में डबल डेकर क्रूज निर्माण के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए गुप्तार घाट पर सरयू किनारे वर्कशॉप बन रही है। केरल से क्रूज के पार्ट्स अयोध्या के इसी वर्कशॉप में पहुंचेंगे और फिर उसको असेंबल करके क्रूज का निर्माण होगा। ये क्रूज डबल डेकर होगी और इसकी लंबाई 26 मीटर और चौड़ाई 8.3 मीटर होने वाली है। यहाँ पर क्रूज बनेगा। क्रूज के लिए सेट बन रहा है। अंदर क्या कैसे क्या अब क्रूज इसी के अंदर बनेगा, उसी के लिए शेड है। फाइबर मटेरियल से बन रहा है, पूरा फाइबर मटेरियल है। हम केरला से नेवाल्ट कंपनी से आ रहा है। उसका पूरा सामान केरला से आना पड़ेगा। उसका पूरा मटेरियल केरला से उसके बाद चलेगा। इस वेसल 26 मीटर का लंबा है और 8 मीटर का ब्रेड है। इसमें लग्जरी वेसल है, सब कुछ है। 100 आदमी का सीटिंग कैपेसिटी है और टॉयलेट फैसिलिटी है। उसका क्रू के लिए बेडरूम है, सब कुछ है, तो लग्जरी है। भैया टूरिज्म के लिए तो बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा, क्योंकि क्या है कि ये सब चीज़ें जो बढ़ा रहे हैं कि टूरिज्म अट्रैक्शन, वो हमारे देश को नाम करने के लिए, बिकॉज बाहर से भी लोग आएंगे ना बहुत सारे, और देश टूरिज्म के लिए। और मेरे ख्याल से ये साल में वो कुछ ईयर ऑफ टूरिज्म रखा है शायद उसमें बजट में, तो इसलिए बहुत अच्छा रहेगा इसके लिए। भगवान राम की नगरी में मैं गुप्तार घाट पे खड़ा हूँ। ये मेरे पीछे का जो वो है, ये केरल की कंपनी है, ओशियन कंपनी को दिया गया है। ये जो क्रूज यहाँ चलेगा, ये क्रूज चलेगा, क्रूज कंपनी को दिया गया है। क्रूज यहीं बन के तैयार होगा। ये गुप्तार घाट है, यहीं से 10-11 किलोमीटर की दूरी है अयोध्या। यहीं से क्रूज चलाया जाएगा और वो सोलर लाइट पैनल, उसमें तमाम चीज़ की जो व्यवस्था होगी उससे चलाया जाएगा। तो यहाँ जो श्रद्धालु देश विदेश से आएंगे, दीपोत्सव से पहले यहाँ का जो क्रूज है वो चालू कर दिया जाएगा और बहुत जल्द उसका निर्माण किया जा रहा है। और जो कंपनी है, यहाँ के जो इंजीनियर हैं, उन्होंने भी बताया कि जो यहाँ का प्रोजेक्ट है बहुत दिन रात करके मेहनत करके काम चल रहा है। और दीपोत्सव से पहले जो आने वाला दीपोत्सव है और जो राम जन्मभूमि, जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 14 जनवरी 2024 को राम जन्मभूमि भगवान रामलला को स्थापित करेंगे, तो उससे पहले यानी दीपोत्सव से यही साल में क्रूज चल जाएगा। जो आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए इसमें अयोध्या में जैसे भगवान राम की जगह जगह चाहे हाईवे हो जहाँ वो हो, तो अयोध्या का में जैसे आते हैं वैसे भगवान राम का इतिहास और राम दरबार दिखाई पड़ता है। तो उसी की तर्ज पर अयोध्या में ये सरयू घाट है, इसी घाट से लेकर अयोध्या तक चलाया जाएगा क्रूज। तो जो श्रद्धालु आएंगे या बाहरी आएंगे, तो जो इकोनॉमी है, सरकार की योजना है, पर्यटन की जो योजना है, बहुत जल्द ही सुचारू रूप से चालू कर दी जाएगी। जिला अधिकारी रात दिन इसमें मेहनत करके और यहाँ जो काम हो रहा है उसका जायज़ा भी ले रहे हैं। और जो यहाँ का क्रूज जो चलेगा, वो आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके जो दर्शनार्थी हैं उनमें 4 चांद लगाएगा। वीडियो पर्सन कृष्णा के साथ BS लाठी, जनता TV, अयोध्या। SGD होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए हैं मंत्री कौशल किशोर। उन्होंने कहा, नशा मुक्ति समाज आंदोलन में लोगों को न नशा करने को लेकर जागरूक किया गया है। वहीं साथ ही उन्होंने PM आवास योजना की चाबियां 5 महिलाओं को सौंपी और उन्हें सम्मानित भी किया है। उन्होंने कहा, एटा जिला कारागार पहुंचकर बंदियों को नशा से मुक्ति कराने को लेकर जागरूक करेंगे। देखिए, जिस भी घोटाले में जहाँ कहीं की भी कमियां पाई गई जाएंगी या जहाँ कहीं पर भी आवास जिनको मिलने चाहिए नहीं मिले हैं, तो पात्र लोग हैं, उनको सबको आवास मिलेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, हाउस फॉर ऑल, यानी जिनके भी आवास नहीं है उन सबको आवास देने का काम किया जाएगा। सांसद मेनका संजय गांधी अपने सुल्तानपुर दौरे के दूसरे दिन बाल्दी राय तहसील पहुंची। बिसावा
कैंधना कला गांव में चौपाल लगाने के दौरान बड़ी तादाद में महिला और पुरुष नागरिक इकट्ठा हुए। लोगों ने अपनी समस्याएं बताई और सांसद ने समाधान के लिए अपने प्रतिनिधि रंजीत कुमार को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सांसद ने कहा, मैं हर समस्या का समाधान कराने के लिए ही आपके पास आती हूं। हर कोशिश हुई है कि हर तरीके से, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सड़कें हो, चाहे बिजली हो, चाहे मुख्य रूप से शिक्षा के लिए हो, हर तरीके से मैंने कोशिश की है कि सबको खुश रहें और जो जो कमियां रह गई हैं उनको भी मैं पूरा कर दूंगी। कैराना क्षेत्र के सांसद प्रदीप चौधरी ने केंद्रीय बजट को लेकर कहा कि बजट सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की तर्ज पर पेश किया गया है। साथ ही प्रदीप चौधरी ने कहा, सरकार ने रेल और सड़क को लेकर अच्छा काम किया, जिससे लोगों को लाभ मिलेगा। बड़ी हो चाहे वो अन्य डिपार्टमेंट हो, सभी के बजट को बढ़ा करके प्रस्तुत किया है। और मैं समझता हूं कि रेलवे का जो बजट कभी 13-14 का होता था, उसमें 9 गुना बढ़ोतरी करते हुए हमारी सरकार ने काम किया है। रेलवे के सेक्टर में जो काम करने की आवश्यकता थी, ट्रैक को ठीक करने की आवश्यकता थी, उनको ठीक करने का काम किया। ट्रैक की स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता थी, उनको बढ़ाने का काम किया। बेहतर तरीके की ट्रेनें रूट पर चल सके, उनकी व्यवस्था करने का काम सरकार करने जा रही है। और इसके अलावा जिस रूट पर नई ट्रेनें चलाने की आवश्यकता थी, उन पर नई ट्रेनें चलाने की व्यवस्था सरकार करने जा रही है। बॉलीवुड कलाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज बुढ़ाना तहसील पहुंचे। इस दौरान वो अपनी पुश्तैनी संपत्ति को भाइयों के नाम करते नजर आए। उन्होंने बताया जा रहा है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने लिए संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं रखना चाहते हैं। आपको ये बता दें कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी करोड़ों की संपत्ति अपने भाइयों को बांट दी है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बुढ़ाना पहुंचे और अपनी संपत्ति भाइयों में बांटते नजर आए हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने विधानसभा में बजट पर चर्चा के समय जातीय जनगणना को लेकर बोलते हुए अखिलेश ने ओपी राजभर पर तंज कसते हुए कहा कि आप कौन, इसको लेकर इस वक्त तो हंगामा नहीं, लेकिन अब उस मामले को लेकर ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर ने कहा है कि अखिलेश यादव अपरिपक्व नेता हैं, जनता बता देगी कौन है आप। साथ ही 2024 के चुनावों को लेकर कहा कि हमारे गठबंधन की 80 सीटों पर जीत होगी और सपा का 24 के चुनावों में सूपड़ा साफ हो जाएगा। ये तो बड़ा ताजुब होता है, ये अपरिपक्व नेता की एक पहचान है। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी इस देश के तमाम गरीब कमजोर को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा से प्रयास किए, लेकिन जिस तरह वर्तमान के सपा मुखिया हैं, उनके दिमाग में 8 महीने पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और गमछा लगा करके वोट मांगते थे कि नहीं हम सुभाषपा से हमारा गठबंधन है, वो आदमी सदन के अंदर ये अति पिछड़ों को अपमानित कर रहा है। ये अति पिछड़ों को नेता बनने के लिए जो नेता बन रहे हैं उनको देखना नहीं चाहते हैं। ये स्पष्ट हो गया है कि समाजवादी पार्टी के नेता अति पिछड़ों को नहीं चाहते कि नेता बने। और माननीय ओम प्रकाश राजभर ने जवाब भी दिया करारा कि जिसके साथ मैं 8 महीना रहा, वो अगर हमारी पार्टी को नहीं जानता है तो उत्तर प्रदेश की जनता भी इस बार इसका जवाब बहुत मजबूती के साथ, वोट जब पड़ेगा तो समाजवादी पार्टी को बता देगा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कौन है और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कौन है। लोहिया प्रशासन ने हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट पर एक्शन लिया है और बाकी 11 केंद्रों की परीक्षा को भी निरस्त कर दिया है। आपको बता दें कि 9 फरवरी 2022 को नर्सिंग भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। देश के 92 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन कई केंद्रों पर अव्यवस्था होने पर अभ्यर्थियों ने हंगामा कर दिया। कई केंद्रों पर अभ्यर्थियों ने पर्यवेक्षकों को बंधक बना दिया। अभ्यर्थियों का आरोप था कि सेंटर पर ना तो कंप्यूटर था, ना ही सीट, ना ही बिजली की व्यवस्था। परीक्षकों ने लोहिया प्रशासन को रिपोर्ट दिए कि कई केंद्रों पर अव्यवस्था देखने को मिली, जिसके बाद 7 केंद्रों की परीक्षा रद्द हुई थी। अब कुल 18 केंद्र ऐसे हैं जिनकी परीक्षा रद्द हो चुकी है, जहां अब दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। करीब 4000 अभ्यर्थी फिर से परीक्षा देने वाले हैं। नर्सिंग भर्ती 10 साल बाद निकाली गई थी। फरवरी 2022 को लोहिया प्रशासन की ओर से नर्सिंग भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। देश के 92 केंद्रों पर यह परीक्षा का आयोजन किया गया था। आपको बता दूं कि इस परीक्षा को कराने की जिम्मेदारी जो है वो गुजरात की एजेंसी एडुटेस्ट को दी गई थी, लेकिन लगातार देखा गया कि तमाम उन केंद्रों पर शुरुआती जांच में पता चला कि तमाम ऐसे 7 केंद्र हैं जहां पे कंप्यूटर और अभ्यर्थियों की
संख्या अधिक होने से वो परीक्षा नहीं दे पाए थे। लेकिन लगातार देखने के बाद सवाल कई खड़े हुए। इसके तुरंत बाद लोहिया प्रशासन की ओर से एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी के गठन के दौरान तकरीबन एक हफ्ते के बाद रिपोर्ट लोहिया प्रशासन को सौंपा गया और इसमें सिफारिश की गई कि महज 7 केंद्र ही बल्कि ऐसे 11 केंद्र हैं जहां पे कार्रवाई की जरूरत है और वहां की परीक्षा को निरस्त करने की जरूरत है। और लोहिया प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से वहां पे निर्णय भी लिया और तमाम उन केंद्रों का भी परीक्षा रद्द कर दिया। आपको बता दूं कि इसमें कुल मिलाकर 18 वो केंद्र हैं जिनकी परीक्षा को रद्द कर दिया जा चुका है। आपको बता दूं कि जब ये परीक्षा का आयोजन किया गया था तो कम से कम 10 सालों के बाद ये भर्ती निकाली गई थी, लेकिन भर्ती निकली लेकिन सफलता हासिल नहीं हुआ। यानी कि जो परीक्षा के आयोजन करने की जिस कंपनी को जिम्मेदारी दी गई थी वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरतती नजर आई। किन्हीं केंद्रों पर कंप्यूटर नहीं था तो कभी अधिक संख्या होने की वजह से अभ्यर्थियों को परीक्षा में सीट ना होने की वजह से वो बैठ नहीं सके और कई जगह पे बिजली की व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में लगातार परीक्षकों की ओर से भी लोहिया प्रशासन को इसकी शिकायत दी गई थी। लेकिन आपको बता दूं कि फिलहाल 18 केंद्रों की परीक्षा रद्द की गई है। अब बताया जा रहा है कि नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस एडू टेस्ट की लापरवाही की वजह से तमाम 3 से 4 हजार बच्चों को जो दोबारा परीक्षा देने पड़ेगा, उसी एजेंसी को फिर से लोहिया प्रशासन की ओर से उसको जिम्मेदारी दी जा चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ के लोहिया प्रशासन के जो प्रवक्ता हैं वो एपी जैन है। फिलहाल वो अपने सीट पे मौजूद नहीं है, वो अभी गायब है। जब हमने जनता टीवी ने उनसे बातचीत भी करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लेकिन जब हमने ये सवाल किया कि सर जिस कंपनी की लापरवाही की वजह से ये 4000 बच्चे दोबारा परीक्षा देंगे, जिन 4000 बच्चों को दोबारा खामियाजा उठाना पड़ेगा, आखिर उसका क्या? तो उनका साफ तौर पे कहना था हमने कंपनी को ये जिम्मेदारी दी है। हालांकि उस सवाल को वो टाल मटोल गए। उनका साफ तौर पे कहेंगे हमने दोबारा भी जिम्मेदारी उसी कंपनी को दी है। हालांकि बच्चों का जो पर्यटन जो परिवहन करके आएंगे उनका उसका खर्च नहीं देने पड़े, उनका उसका कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 10 सालों के बाद नर्सिंग भर्ती का परीक्षा का आयोजन किया जाता है। 44,000 से बच्चे उसमें सम्मिलित होते हैं, उस परीक्षा में भाग लेते हैं। 92 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाती है, लेकिन अंततः 18 केंद्रों का परीक्षा वहां की सुविधाओं न होने की वजह से वहां पे परीक्षा रद्द करना पड़ता है। ऐसे में लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर गुजरात की उसी कंपनी को जिम्मेदारी क्यों? क्या अन्य कंपनियां नहीं है जो इस परीक्षा की जिम्मेदारी उठा सकती हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल मैं लोहिया प्रशासन के गेट के सामने ही खड़ी हूँ। यहाँ पे प्रवक्ता साहब मौजूद नहीं है, उनका फोन पे बातचीत हुआ। उनका साफ तौर पे कहना नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। लेकिन इन सवालों का जवाब देने से कतराते नजर आ रहे हैं कि आखिर उसी कंपनी को दोबारा जिम्मेदारी क्यों? कैमरा रियाज के साथ मैं जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने नकल विरोधी कानून की आभार रैली में शिरकत करी। इस दौरान युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। आभार रैली में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा सहित कई विधायक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि नकल विरोधी कानून आप तमाम लोगों के हित के लिए है। सारी परीक्षाएं अब नकल विहीन होंगी, सारी परीक्षाएं नकल विहीन होंगी, पारदर्शिता के साथ होंगी, क्योंकि नकल अध्यादेश अब यहाँ पर लागू हो गया है और हमारे छात्रों में, छात्राओं में, नौजवानों में एक उत्साह का। तो मुख्यमंत्री हल्द्वानी में थे और कांग्रेस ने ठाना है कि मुख्यमंत्री जहां जहां जाएंगे वहां वहां उनको काले झंडे दिखाएंगे। हल्द्वानी में भी ऐसा ही हुआ। हल्द्वानी दौरे के दौरान उन्होंने विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश करी। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमितर भुल्लर के नेतृत्व में बुद्ध पार्क में जोरदार विरोध प्रदर्शन होता नजर आया, जिसके बाद मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने जा रहे कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई। मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाते हुए भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग कर रहे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया था। देखिए, ऐसा 2 तरह की बधाइयां होती है। एक बधाई ऐसी होती है जिसको जनता अपने नायक को, जननायक को देती है बधाई, आती है, हलक लगती है। दूसरी बधाई ऐसी होती है जो आज भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में सरकार जबरदस्ती का मजमा लगा रही है रामलीला ग्राउंड में। एक बधाई वो होती है जबरदस्ती की, आओ मुझे बधाई दो। किस बात की बधाई? बच्चों के सर फोड़ने की बधाई, पेपर आउट होने की बधाई। अंकिता हत्याकांड में आपने सबूत मिटा दिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लड़का के कार्यकर्ता का लड़का उसमें इन्वॉल्व था बलात्कार और हत्या में, उस बात की बधाई दें या बड़े स्तर में आपको राष्ट्रीय स्तर में दे दें बधाई? अडानी की जो अरबों खरबों लेकर करके जो बैठा हुआ है, किस चीज की बधाई दें आपको? ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये निश्चित रूप से अपने कर्मों को ढांपने का प्रोग्राम हो रहा है हल्द्वानी के अंदर।
हमने आज मुख्यमंत्री का विरोध किया है और ये हम लगातार कर रहे हैं और हमने तय किया है कि जब तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं करते हैं भर्ती घोटाले को लेकर, तो प्रदेश भर में मुख्यमंत्री जहां भी जाएंगे वहां युवा कांग्रेस के लोग काले झंडे लेकर के मुख्यमंत्री का विरोध करने का काम करेंगे। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। प्रतापगढ़ में जिला पंचायत से बन रही सड़क से आवागमन हुआ बाधित। लगभग 1 महीने से ठेकेदार ने सड़क पर बड़ी गिट्टी बिछाकर अधूरी सड़क को छोड़ा। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है तेजी से वायरल। शाहजहांपुर के गांव उदयपुर कटैया में आवास के नाम पर अवैध वसूली पर भड़के लाभार्थी। जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, शिकायत करी कार्रवाई की मांग। बिजनौर के गंगा बैराज घाट में दुर्लभ प्रजाति के कछुए बरामद होने का मामला। 2 तस्करों के पास से सॉफ्ट सेल के 32 कछुए हुए थे बरामद। वन विभाग की टीम ने 32 कछुओं को गंगा बैराज में वापस छोड़ा। काशीपुर में बुजुर्ग महिला से ठगी करने वाले 2 ठगों को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए माल समेत किया गिरफ्तार। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया था केस। सीसीडी कैमरा फुटेज के आधार पर हुई कार्रवाई। पुलिस की इतनी बड़ी सफलता से स्थानीय लोगों और वादियों ने की तारीफ। कानपुर देहात में थ्रेसर में दुपट्टा फंसने से युवती गंभीर तौर पर हुई घायल। मौके पर मौजूद श्रमिकों ने थ्रेसर में फंसी युवती को निकाला बाहर। घायल युवती को उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिजनौर में डीएम ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं को लेकर परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण। राजकीय इंटर कॉलेज पर पहुंचकर तैनात प्रभारी अधिकारी को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। हरदोई में पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई मारपीट। जमीनी विवाद में 2 पक्षों में हुए पथराव। सूचना पर पहुंची पुलिस। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज हुआ वायरल। आगरा में यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए परिवहन विभाग ने कसी कमर। क्षेत्र के बेड़े की सभी 540 बसों को उतारा जाएगा सड़कों पर। 3 मार्च तक सभी बसें होंगी दुरुस्त। होली और रविवार को भी खुलेगी कार्यशाला। हरदोई में सिपाही का कान काटने वाले 2 दबंगों को किया गिरफ्तार। साइकिल स्टैंड संचालक ने सिपाही को पीट कर काट लिया था कान। घायल सिपाही की तहरीर पर दर्ज हुआ था मुकदमा। बांदा में चौकी से चंद कदम की दूरी पर दुकानों में चोरों ने किया हाथ साफ। दुकान में रखे सामान और नकदी चोर लेकर हुए फरार। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपनों और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।